सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए लाइव टेस्ट जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल इंडिया आरआरबी ग्रुप डी अल्टीमेट लाइव टेस्ट 26 के नाम से। ठीक है जी। तो आप सबको पता होगा कि हम जो इसकी सीरीज़ है, लाइव टेस्ट की सीरीज़ है, इसको सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो इससे पहले के भी जो मॉक टेस्ट हैं उनका सॉल्यूशन भी हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है। तो इससे पहले के जो मॉक टेस्ट हैं, अगर उनका सॉल्यूशन आप देखना चाहते हो तो उसके लिए प्लेलिस्ट है एक, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाकर आप इससे पहले के जितने भी ग्रुप डी के टेस्ट हमने सॉल्व किए हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन भी आप जाके देख सकते हो उस प्लेलिस्ट से। ठीक है जी। तो आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी अल्टीमेट लाइव टेस्ट 26 का सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए फिर आज का शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चलिए फाइनली शुरू हो गया। तो भाई एक सेकेंड। तो अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है। हम देखेंगे मेनली इसका हिंदी में सॉल्यूशन। ठीक है। आप अगर इंग्लिश में क्वेश्चन देखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है जी। चलिए। क्या बोला, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 विलियन में 320 ग्राम पानी में 32 ग्राम साधारण लवण होता है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। तो सांद्रता इसमें ज्ञात करनी है आपको, और इसमें क्या बोला इसने, विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा, मतलब टोटल जो विलियन है उसके कंपैरिजन में आपको अ, सांद्रता मतलब किस लवण की मात्रा का परसेंटेज आपको बताना होता है। ठीक है। यानी टोटल कितना है, देखो 320 ग्राम पानी है, उसमें 32 ग्राम साधारण लवण है। तो 320 ग्राम तो पानी हो गया टोटल, और 32 ग्राम इसमें लवण हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 352 ग्राम। ये टोटल हो गया। ठीक है। अब क्या बताना है इसमें, सांद्रता बतानी है, यानी कि लवण का प्रतिशत आपको बताना है। तो लवण कितना है, टोटल 32 ग्राम, और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 352 ग्राम, और इंटू 100 करेंगे तो आप परसेंटेज तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है। तो इसको अब काटिए। तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो 11 99 ज़ीरो पॉइंट, और 99 के बाद एक बचा इसमें, तो 10 11 से निकटेगा, ज़ीरो आएगा। फिर अगेन 11 99, तो 9.09 बार होता चला जाएगा, ये है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9. अच्छा, यहाँ पे ये ग्राम लिखा है, तो परसेंटेज में हम निकालते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोले इसने, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2018 में सितंबर में रोगियों की कुल संख्या और दिसंबर में रोगियों की कुल संख्या का अनुपात आपको बताना है। तो सितंबर में टोटल रोगी, तो ये सितंबर है आपका, इसमें टोटल यानी कि इन सब के मिला के रोगी कितने हैं, और दिसंबर, तो इनका रेशियो आपको बताना है। ठीक है। तो इनको टोटल कर लो पहले। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 500, 600, 660, और 500, 600, 660। ठीक है। और 700, और 7 6 13, 130, 0 6 3 9, 7 और 7 14। तो ये हो गया भाई आपका 1490। सीधा सीधा भी कर सकते हो इसको। 7 6 13, 13 और 7 20, 21 और 8, 29 2 4, 5 4 9 4 13, और एक 14। ठीक है। तो इसका हो गया 1490। दिसंबर में आप देखेंगे तो 0 0 0। ठीक है। 4 3 7, 7 और 9 7 16, 18, एक, और 5 और 1 6, 6 5 11,
11 8 19 और एक और एक दो। ठीक है, 2980। ठीक है, एक जीरो से जीरो खत्म। और 149, तो 49 दूनी 98, 100 दूनी 200, तो 1:2 सिंपल रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण में यदि प्लस और इनटू को आपस में बदल दिया जाता है और माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखो, प्लस को इनटू के साथ बदलना है, यानी इनटू की जगह पे आप प्लस लगा दो और प्लस की जगह इनटू लगा दो। ठीक है, डिवाइड को माइनस के साथ बदलना है तो माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस। ठीक है, तो पहले आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25 चौका 100 माइनस 7 पंजे 35 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा? 20 30 37, 37 माइनस 35 बराबर 2। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मुख्य भूमि भारत के मुख्य भूमि में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? मतलब कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? आप सबको पता है, ये गुजरात है ना। गुजरात की जो कोस्टल लाइन है, तटरेखा, वो सबसे लंबी है और अप्रोक्स 1600 के आसपास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अंग है और ये उसका कार्य है। ठीक है, वायु कूपिका कंठ, कंठ का क्या काम होता है? स्वर यंत्र। कंठ से स्वर निकलता है ना, तो ये तो सही बात है, कंठ का स्वर होना चाहिए। वायु से धूल को हटाना। श्वास नली, श्वास नली फेफड़ों में और फेफड़ों से वायु का परिवहन करता है। गैसों के विनिमय का स्थल। अ, देखो, कंठ का तो आपको पता है कि स्वर यंत्र ही होना चाहिए, कंठ से रिलेटेड तो यही है। तो बी का तो एक होना चाहिए, तो बी का एक ही ऑप्शन है, लो खत्म। बी का केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें एक है। ठीक है, तो बी का एक है, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का आपका सेकेंड हो जाएगा और डी का आपका थर्ड हो जाएगा और वन का आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे अगर आप एक भी चीज़ को इसमें से पहचान पाते तो। ठीक है जी, चलिए। चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। दोषपूर्ण वजन मशीन के कारण विक्रेता 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपए है और मशीन बदल दी जाती है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो लाभ का समान प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ये शायद सीजीएल का क्वेश्चन है, ये पहले भी मैंने देखा हुआ क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन सीजीएल में ही आया था शायद। ये पुराना क्वेश्चन है काफ़ी, 2 3 साल पहले का ही होगा आई थिंक। चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, दोषपूर्ण वजन मशीन के कारण विक्रेता 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x है, मशीन बदल दी जाती है तो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है। 950 ग्राम तोलती है बट दिखाती है वो 1000 ग्राम है। ठीक है, यानी 50 ग्राम एक्स्ट्रा दे रही है, उसको नुकसान करा रही है मशीन। तो लाभ का समान प्रतिशत प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? रेशियो से देखते हैं पहले, है ना, नहीं तो फिर बेसिक पे जाएंगे। आई थिंक रेशियो से हो जाएगा। दोषपूर्ण मशीन के कारण विक्रेता 15% का लाभ अर्जित करता है, तो एक तरफ आप कॉस्ट प्राइस लिखिए, एक तरफ सेलिंग प्राइस लिखिए। तो 15% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि कोई चीज़ 100 रुपये की होती है तो वो 115 रुपये की बेच रहा है उसको, है ना। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो वो 20 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहा है? 23 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद वो 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य एक्स है यदि, तो मशीन बदल दी गई तो वो 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखा रही है, यानी कि वो दे तो 1000 ग्राम रहा है चावल, बट उसको पैसे कितने के मिल रहे हैं? केवल 950 ग्राम के मिल रहे हैं, है ना। 1000 ग्राम चावल चला जा रहा है बट मशीन में तो केवल 950 ग्राम दिखाया जा रहा है। तो 1000 ग्राम वो चावल दे दे रहा है लेकिन पैसे उसको केवल 950 ग्राम के मिल रहे हैं। तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितने का होगा इस स्थिति में? ऐसे रेशियो से कर लो आप। तो इसको यहाँ से यहाँ काट दो इसको, और काटा जा सकता है क्या? हम्म
और नहीं काटा जा सकता इसको। तो हो जाएगा आपका 2000। अच्छा, यहाँ से भी काट सकते हो ना इसको। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 3 45। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 400। ये 19 3 57, 19 दूनी 38, 39 40 और 3 43। ठीक है ना? 19 3 57, 19 दूनी 38, 40 और 3 43। अगर कॉस्ट प्राइस 400 है तो उसको इस स्थिति में अब उसको कितने का बेचना पड़ेगा? 437 रुपये का बेचना पड़ेगा। और बोला क्या उसने कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? विक्रय मूल्य पूछा है उसने, और कॉस्ट प्राइस हमारे हिसाब से तो 400 आ रहा है। अगर 400 कॉस्ट प्राइस होगा तो वो 437 में बिकना चाहिए। बट इसका तो कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स है, और एक्स की फॉर्म में दे रखा है इसने। यानी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 400 दे रखी है ना? हमने तो 400, एक सेकंड यहाँ साइड में लिख लेते हैं। चलो ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, तो 400 यूनिट की वैल्यू, जो 400 यूनिट है हमारा, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो 1 यूनिट हमारा किसके बराबर हो जाएगा? एक्स अपॉन में 400 के बराबर हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू हमारी। और हमें निकालनी किसकी है? 437 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? अब इसको काटना पीटना आपको पड़ेगा। 437 एक्स अपॉन में 400। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग सारे ऑप्शंस में। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं, है ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। 437 और 400, एक बार में गया सबसे पहले तो 37 बचा, पॉइंट लगा दिया, जीरो बढ़ा दिया। तो 400 370 नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद जीरो बढ़ा दिया, एक और जीरो लगा दिया, तो 4 9 36, तो 3600, और यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब कितना बचा? यहाँ पे 100 बचा। अगेन एक जीरो बढ़ा दिया, तो ये कितने बार में जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2 बार में जाएगा। तो 9 के बाद 2 यहाँ पे है केवल थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेस्ट को ये लिखा जाता है, वाइज को ऐसे लिखा जाता है, रेन को ऐसे लिखा जाता है। अक्षर अंकों के लिए संगत नहीं है। अक्षर अंकों के लिए संगत नहीं है। निम्नलिखित में से वांट शब्द का कूट क्या हो सकता है? अक्षर अंकों के लिए संगत नहीं है, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो देखो, सबसे पहले चेक कर लेते हैं एन को। एन की वैल्यू होती है 14, बट इसलिए 8 लिखा है, 6 कम कर दिया। ई को 4 लिखा है, एक कम कर दिया। एस होता है आपका 19, तो 19 को 2 कैसे लिख दिया भाई इसने? लास्ट से देख लो, तो 14, 14 को इसने 6 लिख दिया, 8 कम कर दिया। ठीक है, ई को इसने 2 लिख दिया, 3 कम कर दिया। एस को 4 नहीं लिख सकते, तो फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का तो कोई कनेक्शन इसमें है नहीं। तो अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा? अल्फ़ाबेटिकल, तो अल्फ़ाबेटिकल सीन तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, है ना? तो रैंडम चेक करना पड़ेगा। रैंडम कैसे? कि भाई जैसे वांट लिखना है, तो वांट में डब्लू कहाँ पे है? डब्ल्यू यहाँ पे है, और कहीं पे है क्या डब्ल्यू? नहीं। तो डब्ल्यू का कोड केवल इसमें होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 है, 6 और कहीं है कि यहाँ पे है, तो 6 डब्ल्यू का कोड नहीं हो सकता। 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे भी है, तो 9 भी डब्ल्यू का कोड नहीं हो सकता। एक यहाँ पे, एक कहीं और है क्या? नहीं, तो एक डब्ल्यू का कोड हो सकता है। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, यानी कि डब्ल्यू का कोड केवल एक हो सकता है। तो डब्ल्यू के लिए एक आना चाहिए, तो एक इसमें है और इसमें है, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म। डब्ल्यू का कोड एक है, तो आपके पास एक होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे ही होगा सवाल। ठीक है, तो एक, ए कहाँ पे है? इसमें, यहाँ पे है, और कहीं है क्या ए? नहीं। तो यानी ए का कोड केवल इसमें होगा और कहीं नहीं होगा। ठीक है, देखो 7, 7 कहीं और है क्या? नहीं, तो 7 यहीं पे है केवल, तो ये ए का कोड हो सकता है। ठीक है, बाकी और चेक कर लो। 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 और कहीं है क्या? नहीं, तो 5 भी हो सकता है ए का कोड, या तो 7 या फिर 5। 9 और कहीं है क्या? है, तो 7 और 5 में से एक होना चाहिए किसका कोड? इसका किसका? ए का कोड। तो 7 या 5 में से कुछ यहाँ पे है क्या? नहीं, यहाँ पे 7 और 5 में से एक हैगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। समझ पाए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चेक ही मत करो।
52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक काला इक्का, एक लाल राजा, एक काली रानी और सभी चार गुलाम खो गए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि शेष पत्तों में से चुना हुआ एक पत्ता रानी का होगा। शेष में से चुनना है आपको और रानी होने की उसकी प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, तो भाई क्या क्या खो गया देख लो पहले। एक काले इक्का खो गया, प्लस एक काला राजा, प्लस एक काली रानी। सब काले काले खोए हैं भाई। ठीक है, तो और चारों गुलाम खो गए। तो टोटल कितने, 3 और 4 7। तो भाई 7 लोग इसमें खो चुके हैं। और टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं। 52 में से 7 खो गए, बचे कितने, 45 इसमें बचे। ठीक है, तो 45 टोटल नंबर्स में से क्या पूछा गया है कि शेष पत्तों में से चुना हुआ एक रानी होगी। रानी टोटल कितनी होंगी भाई, टोटल 4 रानी होती हैं, है ना। चारों में एक एक रानी होती है। ठीक है, रानी निकाली तो नहीं गई, रानी निकाली गई है, एक रानी निकाल ली तो 3 रानी बची है। तो संभावना है 3 रानी के आने की। टोटल कितने हैं, 45। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 पंजे 15, 1/15 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षर समूह में से 4 में से 3 निश्चित समान है। ऑड वन आउट इसमें छांटना है आपको। ठीक है, अगेन मैंने आपको बताया कि ऑड वन आउट अगर आपको छांटना होता है तो आप लास्ट वाले पेयर से शुरू करिए। ठीक है, लास्ट वाले पेयर में चेक करिए सबसे पहले, फिर है ना, फिर फर्स्ट पेयर को ऐसे करके चलना है आपको, है ना। तो सी से वाई, तो वाई से सी जाओ, वाई वाई जेड ए बी सी +4, पी से एल, पी से एल नहीं जा सकते, एल से पी जा सकते हैं, तो एल एम एन ओ पी। तो यहाँ पे -4 है, +4 है। ठीक है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, क्या टी यू। ये तो बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा, और यू से भी जी नहीं जा सकते आप। ठीक है, सी डी ई एफ, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड ए बी सी, इससे 5 है तो कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। इट मीन्स कि डिफरेंस का तो कोई कनेक्शन इसमें नहीं होगा, इसमें कुछ और लॉजिक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाले पेयर में यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे +5 है, ये -5 है। तो डिफरेंस वाला तो इसमें लॉजिक नहीं है। तो और दूसरी चीज़ें आप चेक करने की कोशिश करो क्या हो सकती है। एक्स वाई ये आपको +1 दिख रहा है, ओ पी +1 दिख रहा है, टी यू +1 दिख रहा है। देखा, ये वाली चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि +1 है। बीच वाले का कनेक्शन ही देखो, पहले वाले के साथ इसका कोई कनेक्शन है, ये अपोजिट है। एक्स का अपोजिट सी होता है, बिल्कुल सही। ओ का अपोजिट एल होता है, बिल्कुल सही। अपोजिट आप अगर आपको याद नहीं भी है तो आप अपोजिट कैसे निकालते हो, सम करके 27 आना चाहिए। जैसे ओ कितना होता है, 15 होता है, तो 15 में आपको 12 जोड़ना पड़ेगा, तो 12 इसका अपोजिट होगा। सम करके 27 बनेगा, तो वही इसका अपोजिट होता है। तो एल इसका अपोजिट है, बिल्कुल सही। टी का अपोजिट जी होता है, बिल्कुल सही। बी का अपोजिट वाई होता है, तो यहाँ पे एक्स दे रखा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के डैश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के डैश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अल्लूरी सीताराम राजू। इनका नाम कहाँ का लग रहा है भाई, अल्लूरी सीताराम राजू। नो आइडिया, बाद में देखते हैं इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जानवर में कई अन्य जानवरों की तुलना में अधिक गर्दन कशेरुका है। किस जानवर में कई अन्य जानवरों की तुलना में अधिक गर्दन कशेरुका है। ये कशेरुका क्या है भाई, वर्टिब्रे, ये भी क्या होता है भाई। अधिक गर्दन कशेरुका है सरीसृप, जिराफ, चूहा, पक्षी। गर्दन के बारे में पूछना चाह रहा है, गर्दन तो जिराफ की लंबी होती है, बट ये मुझे पता नहीं इसके बारे में ना। तो जिराफ के साथ जाते हैं, लेट्स सी। बाकी इसका कुछ आइडिया है नहीं, थोड़ा सा इसी तरह से तुक्का लगा सकते हैं। यदि एक जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण 50 डिग्री है, तो इसी जीवा द्वारा वृत्त के लघु चाप पर बनाया गया कोण कितना होगा। एक सर्कल हो गया, ठीक है। क्या बोला इसने, दीर्घ चाप पर,
बनाया गया कौन, एक जीवा द्वारा। तो भाई हमने एक जीवा ले ली इसकी दीर्घ चाप। तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, ठीक है, ऐसे क्यों जोड़ रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, इसकी दीर्घ चाप है, ये वाली इसकी दीर्घ चाप है, ठीक है। इस पर बनाना है इसको, दीर्घ चाप पर इस जीवा को कौन बनाना है, ये, ठीक है। ये कौन कितने का बनाया है इसने, देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये वाली दीर्घ चाप है ना इसकी, ये दीर्घ चाप है यानी बड़ी वाली चाप है, ठीक है। इस पे इसने 50 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ रहा होगा, है ना, लघु चाप, अच्छा, लघु चाप पर, वृत्त की लघु चाप यानी इस वाली पे पूछ रहा है, ये इस वाली पे, ठीक है। यानी इसको अगर ऐसे जोड़ा जाए तो ये इस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये वाला, ठीक है। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो बहुत आसान सा सवाल, आपको पता ही अंदर क्या बन जाएगा, ये एक कैसे चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता क्या होती है कि आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला क्वेश्चन ने? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक, यानी कि दो प्रतीकों से पहले एक संख्या, तो एक संख्या प्लस दो प्रतीक, ऐसे कनेक्शन, ऐसे कॉम्बिनेशन आपको ढूंढने हैं, है ना। तो संख्या प्रतीक प्रतीक एक ये हो गया, संख्या उसके बाद दो प्रतीक, संख्या दो प्रतीक दो, ठीक है, संख्या दो प्रतीक तीन, और कुछ दिख रहा है क्या आपको, संख्या के बाद दो प्रतीक एक, संख्या के बाद दो प्रतीक दो तीन, तो तीन ही ऐसे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं जिसपे संख्या के बाद दो प्रतीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर भाई थोड़ा सा ये बार बार मेरे इसका खांसी वगैरह का साउंड आए तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, है ना, गला खराब है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर पहचानें। अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है। अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है। कैल्शियम के बाद हर आठवें तत्व के तत्वों में पहले के समान गुण नहीं थे। केवल कैल्शियम तक लागू होता है, केवल शब्द तो गलत होना चाहिए, है ना। बाकी मुझे इसके बारे में नहीं पता है क्योंकि आपको पता है मैं साइंस आज से ही पढ़ना शुरू करूँगा ठीक है, साइंस बिल्कुल ख़त्म है, बट साइंस पढ़ने की ज़रूरत है सच महसूस भी नहीं होती। चलो इसको सोचने की कोशिश करते हैं कि केवल कैल्शियम तो मुझे लगता है कि गलती होना चाहिए ना। कैल्शियम के बाद हर आठवें तत्व में पहले के समान गुण नहीं थे। ये सही होगा पता नहीं, बट एक गलत, पहला तो गलत है तो दूसरे वाले के साथ चले जाते हैं, एक तो कम से कम सही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 18 घंटे में तय करते हैं और 24 घंटे में समान दूरी वापस आ सकता है। यदि धारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रवाहित होती है तो स्थिर जल में राहुल की गति क्या है। एक डिस्टेंस है कोई जिसको वो धारा के अनुकूल जा रहा है, धारा के अनुकूल जब जाते हैं आप तो स्पीड आपकी क्या होती है, एक्स प्लस वाई हो जाती है। एक्स आपकी नाव की चाल होती है और वाई आपकी धारा की चाल होती है। धारा की चाल आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, राहुल की गति बतानी है स्थिर जल में, यानी कि नाव की गति आपको बतानी है। तो नाव की गति आप एक्स मान लो, अनुकूल जा रहे हो तो प्लस कर देंगे, धारा की चाल कितनी है वाई, बराबर टोटल समय कितना लग रहा है इसको, 18 घंटे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में सेम डिस्टेंस वो वापस आ रहा है, बट वो जब अनुकूल जाएगा तो वापस आते वक्त प्रतिकूल उसमें आएगा ना, धारा के प्रतिकूल दिशा में आएगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और बराबर कितना टाइम लग रहा है, 24 घंटे, ठीक है। इस x प्लस एट को यहाँ पे ले जाएंगे तो x प्लस एट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो d के x माइनस एट को यहाँ पे, तो d और d बराबर ही हो गया, तो इनको कंपेयर कर दो, ठीक है, दोनों वैल्यू d की ही है तो यहाँ पे रख दो इनको बराबर, ठीक है। तो इसको काट दो, 6×3 = 18, 6×4 = 24, तो 3x प्लस 8×3 = 24 बराबर 4x माइनस 8×4 = 32। तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 3 4 5
और 56, तो एक्स यानी कि राहुल की गति कितनी आ जाएगी स्थिर जल में? 56। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक सेकेंड। हम्म, चलिए। क्या बोला इसने क्वेश्चन में? 6 लड़कियां हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं। ठीक है, तो एक वृत्ताकार मेज आप बना लीजिए, और इसमें लड़कियां कितनी हैं? 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काजल मानसी के निकटतम बाएं हैं, तो काजल मानसी के निकटतम बाएं, यानी यहाँ पे काजल है। ठीक है, ठीक है। श्वेता मानसी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो मानसी के बाएं से तीसरे स्थान, 1, 2, 3, यहाँ पे कौन है? श्वेता जी। ठीक है, ठीक है। पायल काजल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो काजल जी ये हैं, इनके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? पायल है। ठीक है। मोनिका मानसी के बाएं से दूसरे स्थान पर नहीं है, नहीं है लिखा है। ठीक है, मोनिका मानसी के बाएं से दूसरे स्थान पर नहीं है। एम से मानसी है ना यहाँ पे, मानसी के निकटतम बाएं, हाँ ठीक है। तो मानसी के बाएं से दूसरे स्थान पर नहीं है मोनिका, तो बाएं से दूसरे दो स्थान खाली, एक ये और एक ये। तो बाएं से दूसरे स्थान पर नहीं है, तो दाएं से दूसरे स्थान पर होंगी मोनिका जी। ठीक है, तो एक स्थान बचा, जो कि अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आरती के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? एक ही व्यक्ति बचा, जो कि आरती ही बची है, तो आरती यहाँ पे बैठ जाएंगी। ठीक है, बोल रहा है आरती के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, तो दाएं से चौथा, तो 1, 2, 3, 4, खुद मोनिका जी बैठी है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? ये बहुत फेमस, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव आपका मनाया जाता है मेघालय में। ठीक है, काफी बार पूछा गया, पीवाईक्यू का काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, किस पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी डैश ऊर्जा के घटक है? किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी डैश ऊर्जा के घटक है? विद्युत ऊर्जा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा के तो दो घटक है ना ये। ऊष्मा नहीं, रासायनिक ऊर्जा तो नहीं हो सकती, यांत्रिक ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 3/5 सेक्स स्क्वायर 20, कॉट स्क्वायर 70। देखो, मैं आपको ना पहले इसको समझते हैं। इसका मोस्ट प्रोबेबली एक ही होता है मोस्टली केसेस में, है ना। बट समझते हैं इसको, कैसे समझेंगे आप? सेक्स स्क्वायर 20, या तो इसको 70 में बदलो या इसको 20 में बदलो। बट अगर आपको प्रॉपर्टी बताओ, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप इसको कॉट स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो? कॉट स्क्वायर 90 - 20 लिख सकते हो आप इसको, है ना। 70 है ना, ये 90 - 20 लिख सकता हूँ। तो कॉट 90 - थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो ये 10 20 हो जाएगा, 10 स्क्वायर 20 हो जाएगा। ठीक है, ये सेक्स स्क्वायर 20 माइनस टेन, 10 स्क्वायर 20, तो ये मिलकर क्या बनाता है? सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/5 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, 4 5 सेकंड बचे, और आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को अटेम्प्ट करना ही करना है, तो जहाँ पे भी आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के केसेस में बता रहा हूँ मैं आपको केस में, कि यहाँ पे 70 और 20, जहाँ पे भी 90 बन जाए ना मिलके थीटा, उसकी वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली एक ही होती है ना। मोस्टली, हमेशा नहीं होगा ऐसा, बट मोस्टली ऐसा ही होता है। चलिए, यहाँ पे अच्छा हाँ, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए थे एनटीपीसी में ना। यहाँ पे कोई ना कोई एक चीज़, जिस संबंध मतलब जिस जो रिलेशन इसके साथ होगा, जो कनेक्शन उसका इसके साथ होगा, वही सेम इसका इसके साथ होगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना भाई, एक एक ऑप्शन पुट करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने JU Q रखा, तो UJQ, यानी कि इसने बीच वाले को आगे रख दिया। अब यहाँ पे ये बीच वाला आगे आ जाना चाहिए था, यानी कि PM और S होना चाहिए था, लेकिन ये PSM में, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ऐसे आपको सारे ऑप्शन पुट करके देखने पड़ेंगे। अगर यहाँ JQU रखता हूँ मैं, तो इसको इसने क्या बना दिया? JQU, लास्ट वाला पहले ला दिया, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, तो लास्ट वाला यानी S पहले आना चाहिए और MP बाद में आना चाहिए।
एस पहले आ गया, एमपी बाद में, तो ये होना चाहिए ना। JQU, देखो ऑप्शन पुट तो कर रहा है बट एक बार और चेक कर लें। JQU हमने यहाँ पे रखा, उसके बाद हमने यहाँ क्या किया, इसको JQU रखने के बाद JQU, इसका लास्ट वाला हमने पहले रख दिया है ना, तो इसका लास्ट वाला ऐसा ही वो हम पहले रख देंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है, जो दोनों में सेम रिलेशन अगर मिल जाता है किसी ऑप्शन में तो वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के नियम निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध या रोक लगा सकते हैं। पांचवी अनुसूची के तहत राज्यपाल के नियम किस पर प्रतिबंध या रोक लगा सकते हैं। भूमि के हस्तांतरण, कर संग्रह, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तो रोक नहीं ही लगाना चाहिए किसी को भी। जल के उपयोग पर भी क्यों रोक लगाएंगे। ठीक है, अनुसूची में ना मेन मुद्दा जो होता है वो भूमि हस्तांतरण का ज़्यादा होता है। फिफ्थ और जो सिक्स स्केड्यूल वाली एरिया है वहाँ पे भूमि हस्तांतरण का मेन इशू है, तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी लेट्स सी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मछलियों के हृदय में मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं, तो भाई मछलियों के हृदय में कितने होते हैं, दो कक्ष होते हैं, है ना। ये आपने याद कर रखा हो क्योंकि रेलवे के एग्जाम में ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। और भाई जो उभयचर होते हैं, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं यार, उभयचर जो होते हैं और सरीसृप जो होते हैं उनके टोटल तीन होते हैं कक्ष। ठीक है, इसका एक्सेप्शन होता है आपका मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ के चार होते हैं, है ना। और पक्षी और स्तनधारी जो होते हैं, पक्षी और स्तनधारी जो होते हैं इनके आपके कितने होते हैं, चार होते हैं। ठीक है, कक्ष, तो ये याद रखिएगा। तो मछली के कितने होते हैं, दो। ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई एक ही घंटा बचा है, 30 मिनट में हम 30 सवाल भी नहीं कर पाए। थोड़ा तेजी से चलते हैं ना, स्पीड बढ़ाते हैं। चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 और 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेषफल बचेगा। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन से चलो, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर मैं इसको 3 से भाग करता हूँ तो दो शेषफल बचेगा। बिल्कुल शेषफल दो ही बचेगा। 3 से भाग करने पर है ना, अगर मैं इसमें से दो हटा दूँ तो ये 6 बन जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 4 से भाग करूँ तो दो शेषफल बचेगा 96, और चार एकम चार, चार चौक 16, बिल्कुल सही। तो ये वाली सबसे बड़ी संख्या को हमने पुट करके देखा और सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन। ठीक है, एक परीक्षा में एक छात्र ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक उसका काट लिया जाता है। उसने सभी 75 प्रश्न हल किए, सारे हल कर दिए उसने 75। ठीक है, कुल 125 अंक उसको प्राप्त हुए। सही उसने सही हल किए गए प्रश्न की संख्या बतानी, सही कितने हल किए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता है बार बार आते हैं, इसमें आपको ऑप्शन से चलना है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि अगर 35 इसने राइट किए तो रॉन्ग कितने किए होंगे, 40 किए होंगे, है ना। टोटल 75 किए हैं, तो 35 सही के लिए उसको कितने अंक मिले होंगे, सात दूनी 14, 140। और कांटे कितने गए होंगे उसके गलत के लिए, 40। तो 100 अंक बनने चाहिए थे बट अंक तो 125 है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। सेकंड मान लो अगर राइट 40 है तो रॉन्ग कितने होने चाहिए, 35 होने चाहिए। तो इसके लिए अगर उसको 160 अंक मिले तो गलत के लिए 35 कटने चाहिए, तो कितने हो जाएंगे, 40, 125। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, इस तरह से आप ऑप्शन पुट करके इनको कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना 5वीं शताब्दी में प्रेरित सिलाई वाले जहाज का उद्घाटन डैश में करेगी। सिलाई वाले जहाज का उद्घाटन कहाँ पे करेगी नौसेना। जहाज का उद्घाटन करना है ना, तो कोस्टल एरिया शायद होना चाहिए, बाकी मुझे इसके बारे में नहीं पता ये क्या क्वेश्चन है, पढ़ा नहीं है इसके बारे में। बट कोस्टल एरिया की बात करें तो महाराष्ट्र या गुजरात होना चाहिए, तो महाराष्ट्र के साथ ही जाते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं। बाकी लेट्स सी, बस गुजरात भी हो सकता है ना, क्योंकि स्कीम्स ज़्यादातर आजकल गुजरात के साथ जाते हैं। लेट्स सी, डैश में किसी व्यष्टि जनसंख्या है पूर्ण प्रजाति के स्तर पर जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। डैश में व्यष्टि जनसंख्या या पूर्ण प्रजाति के स्तर पर जीवों और उसके पर्यावरण उनके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। हम्म, स्वपारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी के बारे में बता रहा है ना।
किसी व्यष्टि जनसंख्या पूर्ण प्रजाति के स्तर पर जीवों और पर्यावरण के मध्य क्रिया पारस्परिक क्रिया का अध्ययन। ये तो पारिस्थितिकी के बारे में बता रहा, बट कौन सी पारिस्थितिकी? स्वपारिस्थितिकी, समपारिस्थितिकी, जनसंख्या पारिस्थितिकी। किसी व्यष्टि जनसंख्या या पूर्ण प्रजाति, पूर्ण प्रजाति जनसंख्या की बात हो रही तो जनसंख्या पारिस्थितिकी होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। बाकी लेट्स सी। इसका तृतीय अनुपाती बताना। अगेन जब वो तृतीय अनुपाती पूछा है, नहीं कि सी पूछ रहा है, तो ए और बी दिया हुआ है आपको। तृतीय अनुपाती के लिए क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। तो बी कितना है आपका? 24। तो बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। तो ये इधर आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 चौक 16, 4 छिक 24, 4 छिक 24। तो ये 6 छिक 36। सी कितना आ जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसको ही लिखा जाता है, इसको ही लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो अगेन पहले पहले फर्स्ट से फर्स्ट और फिर फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन देखना है आपको। तो एल को 2 लिखा जा रहा है, तो के एल 12 होता है, बट 12 को 2 कैसे लिख सकता है? ओ को इसने 3 लिखा है, अगेन ओ को 3 लिखा है, तो ओ होता है 15। 15 को इसने 3 कैसे लिख दिया? कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा ना। फर्स्ट से फर्स्ट का तो फर्स्ट से लास्ट का देख लो, 12 में 0 का कनेक्शन नहीं है, 15 को 3 का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का नहीं दिखा, तो अब आप क्या चेक करेंगे? रैंडम चेक करेंगे, रैंडमली देखेंगे। उसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे, जब नहीं दिखता तो उसके बाद आप सीधा पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, तो रैंडम अगर चेक करें तो इसमें आपको ऐसे चेक करना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है तो रैंडम आप चेक ही क्या कर सकते हो? कुछ नहीं चेक कर सकते, सीधा पैटर्न बनाओ। एल डबल ओ के। तो एल क्या होता है? 12, 15, 15, और ये कितना होगा? के 11। इसको लिखा क्या गया? 23, 30। 2330। तो ये कैसे लिख सकते हो? 2 कहाँ से लिया? नहीं ले सकते। 23, लेकिन ये लास्ट का और फर्स्ट का 23 मिलके दिखा रहा है भाई, और ये दोनों मिलके 30 दिखा रहे हैं। बहुत सही। फर्स्ट और लास्ट का पेयर जो है उसका योग 23 है और इनका 30 है। बहुत बढ़िया। तो हेल्प लिखना है आपको, HELP। तो फर्स्ट और लास्ट का लिखें तो ये 8 है और पी 16, 16 4 20 और 4 24। तो 24 से शुरुआत होगी, और उसके बाद इनका ई कितना होता है? 5 के एल 12, तो 12 और 5 17। तो 24 17, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो का कुल शेखर पट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह जो 2027 में अपना पहला लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च करने के लिए तैयार है, कहाँ स्थित है? तो लॉन्चिंग वगैरह ये सब मोस्टली कहाँ पे होते हैं भाई? आंध्र प्रदेश में होते हैं ना मोस्टली। और पट्टिनम वगैरह नाम भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु स्थिर पर x बराबर ये t बराबर ये साइंस का न्यूमेरिकल है। साइंस के न्यूमेरिकल्स मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते, इसलिए मैं बिल्कुल स्किप कर दूंगा इसको। ठीक है, ए और बी एक साथ कार्य करने में 5 दिन लगते हैं, बी और सी को उसी कार्य को करने में 7 दिन लगते हैं, ए और सी को उसी कार्य को करने में 4 दिन लगते हैं। इनमें से कौन इसे अकेले करने में सबसे कम समय लेगा? ठीक है, तो भाई ए प्लस बी मिलकर कितना टाइम लेते हैं? 5 दिन। बी प्लस सी मिलकर 7 दिन, और सी प्लस ए मिलकर कितना टाइम लेते हैं? 4 दिन। या ए प्लस सी एक ही बात है। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी निकालो। उसने पूछा गया इनमें से कौन सबसे कम समय लेगा। सबसे कम समय वो लेगा इन तीनों में से जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 पंजे 35 चौका 140 एलसीएम हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे बचेगा 7 पंजे 35, और यहाँ पे बचेगा 5 चौक 20, और यहाँ पे बचेगा 7 चौक 28। ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी, बी प्लस सी की, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ गई। अगर आप तीनों को जोड़ते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे दो दो बार आ जाएंगे, तो 2 बार कॉमन आ जाएगा। बराबर इनकी एफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाएगी? 8 5 13, 2 4 3 7 और 1 8, 83 हो जाएगी इनकी टोटल एफिशिएंसी। ये 2 कॉमन हमने लिया। 2 कैसे कॉमन है आप समझ पाए? यहाँ पे ए 2 बार है, बी 2 बार है, और सी 2 बार है, तो 2A प्लस 2B प्लस 2C आ जाएगा। तो 2 बार कॉमन ले लिया, 2 यहाँ पे आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 चौक 8, 2 एकम तो 2 पंजे 10, तो तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर इतनी है। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 28, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 41.5 में से 28 गया, कितनी आ गई? 30, 40। तो ये आ गई आपकी सी की 13.5।
है ना। 8 9 10 11 4, ठीक है ना। सी की एफिशिएंसी आ गई। जैसे आपने देखा, पूछा क्या आपसे, कौन, हाँ ठीक है, सबकी निकालनी पड़ेगी इसमें। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 20 है, और आपको सी की दिख गई एफिशिएंसी, तो बी की आप निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 14 और 6, 6.5 आ जाएगी बी की। ठीक है। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी 28 है, और बी की एफिशिएंसी 6.5 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 21.5 आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी है, ए की है, तो ये सबसे कम समय लेगा, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा वो सबसे कम समय लेता है। तो ए जो है वो ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित तर्क के अनुसार 86 इससे संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार ये इससे संबंधित है, तो 48 किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। ठीक है, 86 और ये मल्टीपल का सबसे पहले आपकी अप्रोच ना क्लियर होनी चाहिए, पहले आप मल्टीपल के आसपास देखो इसको। तो 8 तिया 24, तो इंटू 3 के आसपास है, 3 6 18 25, तो 258 से ये कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा कर दिया इसने इसको। ठीक है, ये भी 3 के अप्रॉक्स है, 315 में 2 ज़्यादा है, तो इसमें 2 ज़्यादा है, इसमें 40 ज़्यादा है। तो 8 6 14, 5 6, तो शायद इसका लॉजिक नहीं होगा इंटू 3 का। ठीक है, तो फिर जब इसमें आपको डिफरेंस देखें, सेकंड नंबर पे है ना, स्क्वायर क्यूब का, तो डिफरेंस ही पता चलेगा। तो पहले डिफरेंस देख लो आप इसमें, 8 में 6 गया 2, 9 में 8 गया 212, इसका डिफरेंस देख लीजिए, 105, 7 में 5 गया 2, 1 212, बहुत सही। देखो इसकी अप्रोच आपकी क्लियर होनी चाहिए, पहले आप मल्टीपल वगैरह देख लो, वरना आपको डिफरेंस ज़रूर देखना है, क्योंकि डिफरेंस इतना इजी लॉजिक होता है जिसको आप सबसे एंड में देखते हो बहुत टाइम खराब करने के बाद। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है प्लस 212 हो जा रहा है, तो 48 में 212 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10, 4 5 6, 260, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन से जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य भाग नंबर 4A, आर्टिकल नंबर 51A, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1900 एक सेकेंड 1976 में जोड़े गए। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 2002 में 86 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। मिर्च में तीखापन किसकी वजह से होता है, ये कैप्साइसिन, कैरोटीन है, कैप्साइसिन करके कुछ नाम होता है ना, कैरोटीन तो नहीं होगा, कैप्साइसिन ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। एक सेकंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीनस ने एक वस्तु को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, उसने इसे 20% के लाभ पर बेचा, वस्तु पर उसके द्वारा कितने प्रतिशत की छूट दी गई। भाई क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया, तो मैंने माना कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये था, तो मैंने 160 रुपये अंकित कर दिया, और 20% के लाभ यानी कि 120 रुपये में मैंने बेचा। तो 160 रुपये की चीज़ जिस पे मूल्य 160 रुपये लिखा था, 120 रुपये में अगर मैं बेच रहा हूँ, तो 160 रुपये पर मैं 40 रुपये की छूट दे रहा हूँ, यानी कि 1/4 की छूट दे रहा हूँ। 1/4 का मतलब होता है 25%। सिंपल, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या आएगा भाई, डिफरेंस देखो, 2 का है, फिर 4 का है, और 28 2 4, अब 2 का डिफरेंस होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, +2 +4 +2 +4। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 उम्मीदवारों पी क्यू आर ने एक चुनाव में भाग लिया, पी को क्यू से 30% अधिक मत मिले, तो भाई पी को क्यू से 30%, अगर क्यू को 10 मिले तो पी को इससे 30% अधिक यानी कि 13 मिले। ठीक है, आर को क्यू से 10% अधिक, तो आर को क्यू से 10% अधिक यानी कि 11 मत मिले। पी आर को 3000 मतों से पछाड़ भी देता है, पी ने आर को 3000 मतों से यानी कि 2 यूनिट से पछाड़ा, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3000। ठीक है, यदि 80% मतदाताओं ने मतदान किया तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बतानी है आपको। तो ये जो वोट्स मिले ना इनको, 13 10 और 11, टोटल वोट्स कितने मिले इनको, 3 और 1 4, 1 2 3, 34 जो वो टोटल वोट पड़े, है ना। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500, है ना। तो 34 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 3000 है, तो आप इसको 17 दिया 51,
34 यूनिट की वैल्यू 51,000 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 2 यूनिट की वैल्यू 3,000 है। तो दो दो के 17 पेयर बनेंगे, तो 17 थी 51,000, है ना। बट ये जो टोटल वोट्स पड़े हैं ना, ये 80% की वैल्यू है। 80% मतदाताओं ने वोट दिए हैं बस, है ना। तो 51,000 जो है ये आपकी 80% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, कितने मतदाता हैं टोटल 100%। तो 20 × 5 = 100, 20 × 4 = 80, 4 एकम 4, ठीक है। और एक सेकेंड, इसको ना इतना लेंदी क्यों बनाना। 80, 100, तो इसको ऐसे काट दो, है ना। 8 से काटो अब डायरेक्ट, या इसको एक जीरो यहाँ से रहने दो, यहाँ से काट देते हैं। 8 × 6 = 48, मैं जब से कहूँ 3 8 3 24, 6 बचा, 8 7 56, 8 5 40, 1 0। तो 6 3 7 5 0, ऑप्शन नंबर 20 दी हीरो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आधा टाइम बीत चुका है और आधे क्वेश्चंस भी नहीं हुए, तो थोड़ा तेजी से हमने चलना पड़ेगा। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो डब्ल्यू क्या होता है, 23 होता है, 23 लिख दिया इसने। ओ क्या होता है, 15, बट उसने 4 लिखा है। तो AEIOU, तो इसके क्रम में भी हो सकता है ये AEIOU। तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पे आता है ये, तो 4 नंबर इसलिए लिख दिया उसका। R 18 होता है, ठीक है। S 19 होता है, ठीक है। H 8 होता है, ठीक है। I 9 होता है, बट 3 लिखा है क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आता है ऑल में, बिल्कुल ठीक है। P 16 होता है, बहुत सही। अब इसको लिखना शुरू करो। R होता है 18, ये ऑप्शन खत्म। E कितने नंबर पे आता है, 2 पे, तो 18 के बाद 2 आएगा, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। उसका डी कितना होता है, 4 आएगा। 18 के बाद 2, 2 के बाद 4 आएगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से तेजी के साथ आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है जी, चलिए इसको मैच करना है आपको। लुसाई की पहाड़ियाँ मिजोरम में होती हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बिल्कुल सही लिखा है। एरामल्ला की पहाड़ियाँ कहाँ पर होती हैं भाई, एरामल्ला साउथ में होना चाहिए वैसे। जावड़ी की पहाड़ियाँ कहाँ पे होती है भाई, जावड़ी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में होती है, बिल्कुल सही बात है। सतमाला की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में नहीं होती है, महाराष्ट्र में होती है। तो कितने पेयर सही हैं बताना है ना। तो फोर्थ तो गलत ही है, 2 ही पेयर्स पेयर सही हैं, और 1 और 3 में हम 100% श्योर है, तो 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। अगेन ये कल हमने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में किया था, अभी टाइम उतना नहीं है। इसकी हमने ट्रिक भी देखी थी कल के मॉक टेस्ट में, ठीक है। कल का मॉक टेस्ट किसका था, शायद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला था, आई थिंक, है ना। इससे पिछला जो मॉक टेस्ट है ना, उसमें एक सेकेंड, सॉरी यार, क्या बता रहा था मैं। कल का मॉक टेस्ट यानी इससे पिछला मॉक टेस्ट था, वो शायद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का था। उसमें हमने इसकी ट्रिक देखी थी जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोगों की, है ना। सेम क्वेश्चन इन्होंने इसमें दे दिया। तो जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है, कुष्ठ रोग इसमें इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 प्रेक्षणों का औसत इतना है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को गलती से 142 की जगह 42 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत बताना है। तो भाई एक्चुअली में कितना था, 142 था, बट 42 पढ़ा गया, कितने की कमी रहेगी, 100 की। अब वापस 100 आ जाएगा इसमें, तो 100 आ जाएगा। टोटल प्रेक्षण कितने, 10, 100 10 है। तो इस 100 को बराबर बराबर बांटना है सब में, 10 में बराबर बराबर 10 के हिसाब से बटेगा। अगर 46 एवरेज है तो सब में 10 10 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस और माइनस क्या बोला इसने, बदलने पर निम्नलिखित समीकरण में सही नहीं होगा। नहीं पूछा कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है। प्लस और माइनस को बदलना, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 18, 6 माइनस 5 8 40 प्लस 4, तो 6 और 4 10, तो -30 आना चाहिए, तो सही नहीं होगा। यहाँ पे प्लस और माइनस को बदलना है, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हो गया। 6 माइनस 8 3 24 प्लस 4, तो 6 4 10 में से 24 गया, माइनस का 14। तो ये भी गलत होगा। इसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जनांकी के इस इतिहास में किस अवधि को मृत्यु दर में तेज गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो जो थर्ड वाला फेज था ना, 1951 से 81 वाला, इसमें उच्च प्रजनन प्रजनन दर थी, है ना, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं और बाकी सब चीज़ों के बेहतर होने के कारण, है ना। अभी डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है टाइम कम ना पड़ जाए, इसलिए तेज़ी से चलेंगे ना, बहुत कम टाइम बच रहा है।
आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व m का इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान विन्यास इतना है तत्व के कौन से समूह में रखा गया है। भाई इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ये साइंस वाइंस की चीज़ें, थोड़ा बहुत जो भी पीवाईक्यू से पढ़ा हुआ उतना आता है, उतना करते हुए चलते हैं बस। यदि किसी समूहीकृत आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का मान क्रमशः इतने और इतने हैं, अनुभवजन्य संबंध ये क्या होता है? अनुभवजन्य संबंध होता है बहुलक बराबर 3 मीडियन माध्यिका, ठीक है, -2 माध्य, ये होता है अनुभवजन्य संबंध। तो आपको माध्य बताना है, तो बहुलक कितना दिया हुआ है आपको 47.75 बराबर माध्यिका कितनी हो जाएगी 24, तो 24 × 72 -2 माध्य, है ना। तो ये इधर आ जाएगा, तो 2m बराबर हो जाएगा, इसमें से 47.75 माइनस करो, तो ये 48, 24 24 72, तो ये बचेगा आपका 24.25, ठीक है। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने त्रिभुज है इसमें ये बताना है आपको, तो काउंट करना शुरू करो, 1 2, एक ये पूरा 3, ठीक है, एक ये 4, एक ये पूरा 5, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक है, और एक ये 10, एक ये वाला 11, ठीक है, 11 से ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है इसमें लो ऑप्शन में सबसे मैक्सिमम 11 और 11 हम गिन चुके हैं, ठीक है। चलिए, भारत के पूर्वोत्तर भागों में भूमि को तैयार करने के रूप में प्रचलित कर्तन एवं दहन प्रणाली पद्धति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? कर्तन और दहन प्रणाली होती है झूम खेती, है ना, जला देते हैं काट के, इसी को आप क्या कहते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए, कुल धारा की गणना कीजिए, अगेन ये न्यूमेरिकल है साइंस का, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल इतना है, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप बताना है आपको। चौड़ाई लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है, अगर लंबाई L है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, L-9 हो जाएगी, और एरिया आपको दे रखा है, यानी कि L/B होता है एरिया, कितना हो जाएगा ये 2430, है ना। तो हो जाएगा आपका L² -9L -2430 बराबर 0। ये इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ तक जाओ ही मत यार, यहाँ तक बिल्कुल मत जाओ, इसके फैक्टर्स कर लो आप, है ना। ये देख लो फिर, दो ऐसे फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई करा उनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 9 हो, है ना, क्योंकि इसमें दो संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन हो रही है जिनका डिफरेंस 9 है, एक L है, एक L-9 है, ठीक है। तो मैंने इसके फैक्टर किए, 243 × 10 आ गया एक तो, ठीक है, 243 को तोड़ो, तो 3 8 24, 3 एकम 3, 81 × 3 × 10 आ गया, इसको तोड़ो, 9 × 81 × 3 × 5 × 2, ऐसे कर दो 10, ठीक है। 9 का डिफरेंस चाहिए, तो ये हो जाएगा 30, ये 81 नहीं हो सकता, ये हो गया 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, दूनी 90 नहीं हो सकता, 9 3 27 दूनी 54, 9 × 5 = 45, ठीक है, 9 × 3 = 27 दूनी 54, 9 × 5 = 45, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 9 हो गया, ये सेटिस्फाई कर गया। इसको मैंने तोड़ लिया, ऐसे दो पेयर बनाने की कोशिश की जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाए, 9 हो जाए, और ये मेरे को मिल गया, है ना। तो लंबाई हो जाएगी 54 और चौड़ाई हो जाएगी 45, तो परिमाप क्या होता है, L+B × 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 9, 99 दूनी 198, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ मशीन कूलर है, सभी कूलर रोबोट हैं, सारे कूलर रोबोट हैं, कुछ माइक्रोवेव कूलर हैं, तो जो कूलर है कूलर, इनमें से कुछ क्या है, माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव है, ठीक है, कुछ माइक्रोवेव कूलर है, कुछ कूलर मशीन है, कुछ कूलर मशीन है क्या, बिल्कुल सही है, ये वाले मशीन है, बिल्कुल सही, कुछ रोबोट मशीन है, कुछ रोबोट मशीन है क्या, बिल्कुल सही है, कोई रोबोट माइक्रोवेव नहीं है, तो कुछ तो माइक्रोवेव है, और वैसे भी तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, तो केवल एक और दो अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विचार करिए कौन सा सही है, बताना है आपको। पीएच में पी का अर्थ जर्मन में पोटेज है, इसका अर्थ होता है शक्ति, पोटेज ही होता है पी का अर्थ, बिल्कुल सही है। पीएच पैमाने पर पीएच को सामान्यतः 0 से 16 तक नहीं मापते, 0 से 14 होता है, तो सेकंड वाला गलत है, केवल ऑप्शन नंबर 1 इज दी, केवल एक सत्य है, दूसरा असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतने रुपए पर प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। रेट कितना है, 15%, तो 15% बराबर कितना होता है, 5 या 15 5 दूनी 10, तो 20 रुपये से राशि कितनी हो जाएगी, 23 रुपये, है ना।
₹20 पे ₹3 का ब्याज मिल रहा है, तो राशि 20 से 23 हो जाएगी। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 20 से 23 अगले साल भी हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 400 से राशि कितनी हो जाएगी? 529 हो जाएगी। तो ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। तो मूलधन 400 की वैल्यू कितनी है? इतनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 के लिए इतनी दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतने बटे 400। और हमें निकालनी है 529 की वैल्यू। ठीक है। तो इसको काटो, 0 से 0 खत्म, 4 7 28, तो 4 6 24, 4 8 32। तो 52968 के मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72, 2 आएगा यूनिट डिजिट, सब में 2 है। तो 8 दूनी 16 4 20 और 3 23। ठीक है। 8 5 40 और 2 42 इंटू 6 9 54, 6 9 54, सब में 7 है बिल्कुल। तो 6 9 54, 6 दूनी 12 5 17, और एक सेकेंड, 6 9 54, 12 5 17, 6 5 30 और 1 31, 12 13 14 15, 2 4 3 7, 7 2 9 5, 1 5 5 9 7 2। ये क्या हो गया? एक सेकेंड यार, मैंने 29 क्या कर दिया? 529 से करना था ना। 8 9 72 7, 8 दूनी 16 4 20, 3 23, 2 8 5 40 और 2 42। ठीक है। 6 9 54, 5, 6 दूनी 12 5 17, 6 5 30 और 1 31, यहाँ तक ठीक है। 2 4 3 7, 7 2 9 5, 35972, 35972, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। ये क्या हो गया? पूर्व की ओर चला इसने 10 किलोमीटर। ठीक है। दाएं मुड़ता है, इधर की साइड मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर, तो 10 तक तो चला, एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर चल गया यहाँ से। ठीक है। 11 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर, इसके जस्ट सामने आ गया, 5 यहाँ था। ठीक है। फिर बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, यहाँ पे 1 किलोमीटर चल गया। घर से कितनी दूर है? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक था, एक ये था, तो ये 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यार आज पेपर लेंदी था, या फिर मैं शुरू में ज़्यादा ढीला हो गया था? शुरू में मैंने ज़्यादा आराम से कर दिया था क्या? कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 29वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? ये पी वाई क्यू कह रहा हूँ, ऑलरेडी मॉक टेस्ट में आया हुआ है ना। और ये तो आपको पता होना चाहिए, रट्टे भी मारे थे आपने और मैंने भी मारे थे रट्टे इसके। 38 कहाँ हुआ था आपका? यूके में, उत्तराखंड में हुआ था। 39th जो होगा आपका मेघालय में होगा। अरे भाई क्या हो रहा है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अब ये क्या है भाई चुंबकीय फ्लक्स? मैनोमीटर, ग्रेविमीटर तो नहीं हो सकता, गैल्वेनोमीटर भी नहीं हो सकता 100%। ये क्या मैग्नोमीटर? चुंबक की बात चलिए तो मैग्नोमीटर के साथ ही जा सकते हैं, तुक्का भी लगाना है तो ऐसे लॉजिकली लगा सकते हो तुक्का। बाकी गलत भी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, जब पता ही नहीं है तो और किसके साथ जाएंगे? ऐसे ऑप्शन के साथ जाएंगे, है ना। क्या बोला इसने? हिंदी के शिक्षकों की संख्या का अंग्रेजी और गणित के कुल शिक्षकों की संख्या से अनुपात बताना है। तो ये कुल शिक्षकों की संख्या दे रखी है और यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है, तो इसका क्या ही काम है? ऑप्शन में आपको रेशियो तो बताना है। ठीक है। हिंदी के शिक्षक कितने हैं? 12%। और गणित और अंग्रेजी, तो अंग्रेजी कहाँ है भाई आपकी? अंग्रेजी ये रही, और गणित का ये रही है। तो 15 30 और 3 33, तो इनका रेशियो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, 4:11। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। PONM, तो MNOP, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? LMNOP, तो ये ऑप्शन खत्म। बीच में जी आएगा, चेक की मत करो, लास्ट वाले को देख लो। QPO, तो NOPQ, तो M आ जाएगा, MNOPQ, तो ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है कि अपनाई गई सरकार का रूप लोकतंत्र है? अपनाई गई सरकार का रूप लोकतंत्र है। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार प्रस्ताव, प्रस्तावना में सीधा सीधा सा लिखा हुआ है, आप सबको पता होना चाहिए ना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और क्या क्या सुनाने लग गया यार मैं इतनी देर से, टाइम वैसे ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके संगत रासायनिक प्रतीक के मध्य मेल गलत है? कैल्शियम ठीक है, सोडियम ठीक है, क्लोरीन, एल्युमिनियम। सब कुछ तो ठीक ही है। अच्छा क्लोरीन Cl नहीं होता ना आई थिंक। ये सब तो ठीक है, क्लोरीन गलत होना चाहिए इसमें आई थिंक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक पंप एक टंकी को जल से 3 घंटे भर सकता है, तो एक पंप ए है जो 3 घंटे भर सकता है, लेकिन टंकी के तल में है, रिसाव के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं, यानी कि एक पाइप बी है जो कि माइनस कर रहा है इसको इसको दोनों मिलकर 3.5 घंटे भरते हैं। रिसाव के कारण पूर्णतः भरे टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, यानी कि जो बी वाला है ना रिसाव वाला पाइप, अगर खाली यही खुला रहेगा तो कितने घंटे में इसको खाली कर सकते हैं। चलो भाई इनका एलसीएम ले लो आप। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है। तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ए अकेला 7 भरता है और ए बी मिलकर 6 भरते हैं, यानी कि बी क्या कर रहा होगा, एक खाली कर रहा होगा इसमें, ठीक है। तो बी 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, और टोटल कितना काम है, 21 यूनिट काम करना है इसको। 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रहा है तो 21 घंटे में 21 खाली कर देगा, सिंपल। इससे सिंपल सवाल हो सकता है क्या? नहीं। चलिए, उच्च सामाजिक स्थिति होने पर भी सभी से विनम्रता से बात करें, बिल्कुल सही चीज़ है। क्या धारणा है? आमतौर पर उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के बाद लोग विनम्रता से बात नहीं करते, आमतौर पर बोला इसने, तो सही बात है, इन जनरल, है ना, तभी तो इसने बोला है कि विनम्रता से बात करें, तो ये सही होना चाहिए। किसी की सामाजिक स्थिति किसी दिन कम हो सकती है, किसी की सामाजिक स्थिति किसी दिन कम हो सकती है, इस बात से इसका क्या कनेक्शन है? तो भाई दूसरा गलत होना चाहिए, तो एक ही चीज़ सही है, पहली वाली स्टेटमेंट। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने वाली ट्रेन 8 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करती है। ट्रेन द्वारा इतने मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। भाई ट्रेन पार करती है एक आदमी को, तो एक आदमी को पार करने में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है, जितना ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। तो ट्रेन अपनी लंबाई को कितनी देर में कवर कर रही है? 8 सेकंड में कवर कर रही है। उसकी स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 5, 18, 5, 25। तो ट्रेन 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है, तो 8 सेकंड में कितना चलेगी? 25 × 8 = 200। तो 8 सेकंड में इसको पार कर रही है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चल रही है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 200 मीटर, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई होगी 200 मीटर। और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि वो 250, यानी कि 450 मीटर उसको कवर करना है। 1 सेकंड में वो कितना कवर कर रही है? 25। तो 25 से कम 25, 25 × 8 = 200, 18 सेकंड में उसको क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर 108 कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपराष्ट्रपति करेंगे, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन वाष्पीकरण ये सब ऊष्मा, ये साइंस का न्यूमेरिकल है, आगे बढ़ेंगे बिल्कुल तेजी से छोड़ते हुए, ठीक है। एक संख्या इतनी है और इतनी, इसका एलसीएम क्या है? देखो पॉइंट वाली संख्या है ना, एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी ले। चलिए, पॉइंट वाली संख्या है ना, तो इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती है। करना क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक के पीछे बिल्कुल मत भागना। भाई ये 2.5 है, तो एक के बाद पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या 175, 3 के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो नीचे लगा दो, ये हटा दो। आपको पता है जब फ्रैक्शंस होती हैं, यार मैं फिर आराम से बोलने लगा, थोड़ा तेजी से चलना है ना। फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हो? अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। अगर इनका एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, ठीक है। तो 25 और 175 का एलसीएम निकालें आप, तो कितना हो जाएगा? 25 और 25, छिक्का 150, 25 × 7 = 175। यहाँ 25 है तो 25 × 7 = 175, एलसीएम तो हो गया 175। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 10 और 1000 का। 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 10, तो 17.5 इज दी करेक्ट आंसर, है ना। 175/10 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने के बाद, तो भाई मैंने 5 किलोमीटर पूर्व चला, मैं बाएं मुड़ता हूँ, तो बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो बाएं यहाँ मुड़ा 3 किलोमीटर चल गया, ठीक है। चलने के बाद अंत में फिर से बाएं मुड़ता हूँ, 3 किलोमीटर चलता हूँ, तो अगेन बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर बिल्कुल यहाँ पे आ गया इसके सामने, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है भाई? 3 ये है तो 2 ये हो जाएगा, 5 चला था यहाँ से टोटल, तो ये 2 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव आयोजित करने के लिए किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो नगर पालिका का चुनाव आप सबको पता है कौन आयोजित कराता है? राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है।
इसको ही हमने किसके साथ, जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी उसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो वैसे भी आसान सा सवाल है। विचलन के बिना विक्षेपण में डैश, विचलन के बिना विक्षेपण में डैश। यार विचलन विक्षेपण ये सब मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, पढ़ा होगा कहीं कहीं थोड़ा तो उसको बहुत डिटेल में। वैसे भी साइंस में रट्टे मारे हुए हैं मैंने। ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु 25 वर्ष है। ए बी की औसत आयु इतनी है, बी सी की औसत आयु इतनी, बी की है। बहुत आसान सा सवाल। ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज 25 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना हो जाएगा, अलग क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं। ए प्लस बी प्लस सी का सम हो जाएगा 25 या 75। ए और बी की आयु कितनी है, 22 एवरेज है, तो 22 दूनी 44 इनका हो जाएगा सम। बी और सी की एवरेज कितनी है 23, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा इनका सम। बी की आयु निकालनी है, देखो बी दोनों में कॉमन है, ठीक है, पहले बी और सी की निकाल लो आप। ए बी सी की कितनी है 75 है, बी और सी की कितनी है 46 है, तो ए की कितनी हो जाएगी। देखो तीनों की 75, इनकी 46 है, तो 75 में से 40 गया कितना बचा, 15 में से 6 गया 9, 29, तो ए की होगी भी 29। ठीक है, ए की अगर 29 हो जाएगी, ए और बी की तो 44 है, तो इसमें से 29 घटाओ तो 14, 9 गया 5, 1 15, तो ए की कितनी हो जाएगी 15। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आज मैं बहुत जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम शुरू में मेरे को लगा शायद ज़्यादा ही टाइम ले दिया, या फिर थोड़ा सा शुरू में लेंदी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हालांकि हमने कवर कर लिया बहुत ज़्यादा, 25 मिनट और 30 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 अगस्त 2016 को सोमवार था, 1 अगस्त 2012 को दिन का कौन सा दिन होगा ये बताना है आपको, बहुत आसान सवाल। 1 अगस्त है, 1 अगस्त है, बहुत इजी डेट दे दी, देखो 2016 है आज, पीछे आपको जाना है 15, 14, 13, 12 तक आपको जाना है। ठीक है, जैसे आप एक एक ईयर पीछे जाते हैं सेम डेट को तो -1 हो जाता है, बट ये ध्यान रखना कि उसमें फरवरी ना आए लीप ईयर की। ठीक है, तो आपको पता है 2016 में अगस्त की बात चल रही है और पीछे अगस्त तक जाएंगे, तो 2016 में एक फरवरी भी रही होगी, तो लीप ईयर में फरवरी एक एक्स्ट्रा दिन ले आती है, तो -2 करना पड़ता है इसमें लीप ईयर में। लीप ईयर में भी तब -2 करेंगे अब जब हमने दिनों को काउंट करने में फरवरी को काउंट किया हो। ठीक है, तो इसमें फरवरी काउंट की जाएगी, तो इसको पीछे करते वक्त -1 ना करके -2 करेंगे। अब 15 से 14 में -1 हो जाएगा क्योंकि इसमें फरवरी नहीं आएगी 29 वाली, फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 12, 1 अगस्त 2012 तक मेरे को जाना है। बताओ 1 अगस्त 2012 में कहीं पे भी फरवरी आई क्या, फरवरी तो पहले ही है, इससे पहले है, वहाँ वहाँ तक तो नहीं पहुँचे ना हम। 1 अगस्त 2012 से 13 के बीच में कहीं पे भी फरवरी नहीं आई ना 2012 वाली, इसलिए यहाँ पे भी -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें माइनस कितना करना पड़ेगा, 2 3 4 5, तो -5 करना पड़ेगा। तो 2016 को था मंडे, तो मंडे से -5 करो, डायरेक्ट -7 कर दोगे तो मंडे हो जाएगा, फिर एक और माइनस करोगे तो ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। ठीक है, वेंसडे हो जाएगा ये, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेनोइक एसिड, सबको पता है, बहुत आसान सा सवाल। मेथेनोइक किस में होता है, ऑप्शन नंबर सी चींटी के डंक में होता है ना। ये आपने रट्टे मारे होंगे साइंस के, साइंस सॉरी रेलवे के एग्जाम्स में अगर ये सब ना पूछा जाए तो समझो रेलवे का एग्जाम ही नहीं है। 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 3 महीने में, 3 महीने के लिए 20 रुपए का साधारण ब्याज कितना है बताना है आपको। 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह, तो 2 पैसे प्रति रुपए यानी कि 100 रुपए पर, 100 पैसे पर 2 पैसे ब्याज मिलेंगे आपको, तो रेट कितना हो जाएगा 2%, है ना। समझ पाए बात को, 100 पैसे पर 2 पैसे मिलेंगे आपको यानी कि 2% का रेट हो गया ये। समझ पाए, 100 रुपए पे कितनी मिलती है चीज़ उसी को तो रेट कहते हैं आप। तो 2% रेट है आपका 1 महीने का पर मंथ, और 3 महीने का रेट आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो 1 महीने में 2% मिलेगा तो 3 महीने में कितना मिलेगा 6% मिलेगा। ठीक है, 20 रुपए पे, तो 20 रुपए का 6% कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1.2 यानी 1 रुपये 20 पैसे। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आप बेसिक से भी निकाल सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है आपको बताना है, तो जल्दी डिफरेंस लो, +1, 4 और 4 8, और ये कितना हो जाएगा, 10 20 16 17 18, +18। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 96 +96। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देख लो, डिफरेंस का भी डिफरेंस +3 +14 और +18 × 5 = 90, 18 × 4 = 72, 6 8 8 16 7 8 9। ठीक है, तो भाई इसमें कुछ आपको लॉजिक दिख रहा है कि डिफरेंस के डिफरेंस में भी लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है ना। 11 और यहाँ पे
4 और 6 64। तो भाई डिफरेंस से तो नहीं बनेगा, ये डिफरेंस का तो कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई वगैरह का देखो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 +1, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। प्लस का लॉजिक नहीं बन रहा है ना। 4 6 24 नहीं। 3 दूनी 6 -2, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 -2, 4 तिया 12 -4, 8, चौक 32 और -6। ये लॉजिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, सही है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंटू 4 हो गया, इंटू 5 -8 करना पड़ेगा, तो इंटू 5 26, पंजे 5 6 30, 5 10 और 3 13, और इसमें से 8 करेंगे तो ये आ गया। तो अब इसमें इंटू 6 करना है, -10 करना है, तो इंटू 6 और -10, 6 दूनी 12। तो एंड में यूनिट डिजिट 2 ही आना चाहिए, बाकी करके देख लो आप। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 और 1 7, 732 में से 10 गया, कितना बचेगा? 722। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु जल संधि 1960 के तहत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा कितना जल वहन किया जाता है? भारत को मिलता है 20%, पाकिस्तान को मिलता है 80%, 90-60। भारत पाकिस्तान, जवाहरलाल नेहरू, अयूब खान, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता कराई थी। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा कहाँ है भाई? वाहन चल रहे होंगे ना, ये तो कोई भी झुका हुआ है यानी कि चल रहा है भाई, ऐसे ऐसे दिखाया हुआ चल रहे हैं वाहन, ठीक है। स्थिति तो रखी हुई वस्तु में होती है ना ऊर्जा। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दोनों वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा की पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा। ये सही बात है भाई, दोनों में गतिज ऊर्जा है ना। आसान सा क्वेश्चन है भाई ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है फिर। देखो इसको ना मैं आपको बहुत अच्छे से, मैं क्या करता हूँ मोस्टली ना, मेरा तो यही रहता है कि मैं इसमें ना वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो मैंने माना कि ए एक है, बी एक है और सी एक है, ठीक है। 99% केसेस में आंसर आएगा। यहाँ पे मैंने ए बी सी को एक माना है ना। अब देखो कितना हो जाएगा, ये 2 -3 -1 कितना हो जाएगा? 3 4 में 2 गया, 2 दूनी 4 -1 2 3, 2 3 4, 4 चौक 16, तो आना चाहिए -12। यहाँ पे भी आसानी से एक एक पुट कर दोगे सब जगह, एक 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 एक, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 3 8, और 8 में 16 गया, -8, 8 +2 -8, तो 8 8 16 में से 2 गया, 14 बचेगा माइनस का, जबकि माइनस का 12 चाहिए नहीं हो सकता। 3 और 5 8, 8 में से 8 गया 0, और 6 में से 2 गया 4, ये भी नहीं हो सकता। 5 और 3 8, और 16 और 6, 8 -16 बचेगा, -8 -6 -14 हो गया, नहीं हो सकता, माइनस का 12 चाहिए। 3 और 5 8, -16, तो माइनस का 8 +2 -6, 8 से 14 में से 2 गया 12, माइनस का 12। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखा, बहुत आसानी से आप इसमें 30 सेकंड में कर सकते थे। मैंने वैल्यू पुट कर दी तीनों की, जो भी आंसर है उसको सेटिस्फाई करा के देखो, तो ऑप्शन नंबर 4 जो था वो सही आंसर आया, मतलब सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम को आपको चुनना है, तो देखिए भाई इसको, इनका डिफरेंस देखो, RSTUVW, तो 5 का डिफरेंस है, ठीक है। जे और ए के बीच में डिफरेंस, OP के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो भाई डिफरेंस तो अलग अलग है, डिफरेंस से तो नहीं बनेगा इनका। तो जब दो ही हैं और डिफरेंस नहीं है, तो और क्या हो सकता है? सम हो सकता है, बस डिफरेंस नहीं होगा, तो सम होगा, तो 23 और 18, 8 9 10 11, 2 3 4, 41 आ गया इनका। और ए और जे का कितना हो जाएगा? जे और ए का 12, और ओ और पी का तो 16 और 15, 31, और एल और आई का, के एल, एल होता है 12, है ना, के एल 12 और 9, 12 और 8 20 और 1 21, है ना। 21, ये 41, 12, 31 और 21, क्या हो सकता है इसमें भाई? ठीक है, डब्ल्यू और सही कराएंगे मैंने। हम्म, तरह जे और एक जे के, ओ शिट, ये तो 11 होना चाहिए ना, 11 मैंने सम भी गलत कर दिया क्या? ओ और पी 30 और 1 31, और एल और आई, के एल, एल एम,
एल और आई बारह 8 हो गई 21। सारी ही विषम बन गई। अब मेरे को लगा ये आंसर है। बट ये सारी प्राइम नंबर्स है और ये प्राइम नंबर नहीं है। ये सारे प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, और 1919 को हम क्या जानते हैं? 1919 वाले को हम जानते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश के श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश का घटक रंगों में विभाजन। अपवर्तन विभाजन थोड़ी होगा। प्रतिबिंब वो दिखता है, ये भी विभाजन थोड़ी होगा। प्रकीर्णन और विक्षेपण। प्रकीर्णन तो सूरज और वो मतलब इंद्रधनुष वाली जो प्रक्रिया होती है उसमें होता है ना शायद ये। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, शायद यही होना चाहिए, है ना? बाकी तो भाई देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो भाई एक वृत्त है जो कि ए बी सी डी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। अच्छा, ए बी सी डी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है वृत्त। एक वृत्त है ए बी सी डी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। अरे भाई, मैं ऐसे ही बनाया तो सिंपल है। ठीक है, टाइम इतना नहीं है। ये ऐसे करके इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये इसकी भुजा को स्पर्श कर रहा है भाई ऐसे। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 21 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 15 सेंटीमीटर, सी डी बराबर क्या हुआ है यार? डायग्राम की जरूरत भी नहीं थी इसमें तो। देखो, जब भी ऐसे होता है ना, इस वाली स्थिति में ये दो स्पर्श रेखा है ना, ये ऐसा डायग्राम जब भी बनता है ना, तो आमने सामने की भुजाओं का सम बराबर होता है आमने सामने की भुजाओं के सम के। तो इन दोनों का सम बराबर होगा इन दोनों के सम के। तो 20 30 और 36, 18, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, तभी तो 36 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इस वाले फिगर में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सम उनका। ठीक है, चलो। कैटेगरी के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए और कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है ये बताना है। तो वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ए है क्या पहले? नहीं। फिर सी, ई, जी, यहाँ तक हो गया नहीं। फिर जी नहीं। फिर ओ नहीं। फिर आर नहीं। फिर वाई। तो एक की ही स्थिति जो है अपरिवर्तित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? मानव अधिकार मानवाधिकार अबे यार, क्या हो जाता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। तो मानवाधिकार आयोग कब बना था? 1993 में बना था ना। तो 1993 में ही अधिनियम आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक प्रबल पाएंगे? जब क्षेत्र रेखाओं से भीड़ होती है। जब क्षेत्र रेखाओं में भीड़ होती है, रेखाएं एक के साथ होती हैं। जब क्षेत्र रेखाएं दिखाई नहीं देती, जब ध्रुवों पर एक साथ हो। ध्रुवों पर अधिक होता है ना चुंबकीय बल। तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ संतरे 150 रुपये प्रति 100 के भाव से, यानी कि 100 संतरे 150 के खरीदे गए और 24 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे गए। 1,000 रुपये का लाभ हुआ तो कितने संतरे खरीदे गए थे? देखो, 100 संतरे 150 रुपये खरीदे तो एक संतरा मैंने 1.5 रुपये का खरीदा। 12 संतरे 24 रुपये के बेचे, यानी एक संतरा मैंने 2 रुपये का बेचा। तो एक संतरे पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 0.5 रुपये का। टोटल लाभ कितने का हो रहा है? 1,000 रुपये का। तो मैंने कहा एक संतरे पे इतना लाभ था, मैंने कहा एक्स संतरे थे टोटल। तो 0.5 से यहाँ भाग करेंगे तो संतरों की संख्या कितनी आ जाएगी? ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, 5 दूनी 10। 2,000 संतरे थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए आप बात को? एक संतरे पे 0.5 का फायदा। मैंने कहा टोटल एक्स संतरे होंगे तो इतने का फायदा होगा, कितने का? 1,000 रुपये का लाभ हुआ है। एक संतरे 0.5 का एक्स पे कितना हो जाएगा? 0.5 एक्स का। ये 0.5 इधर चला जाएगा तो संतरों की संख्या आ जाएगी कितनी? 2,000। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल प्रतिबिंब बनाना है तो भाई सबसे पहले के की स्थिति देखो। ऑप्शन एलिमिनेट करते चलना, ये खत्म। ए उल्टा आएगा, ये ऑप्शन खत्म। आई आ गया। पी उल्टा आएगा, ये भी ऑप्शन खत्म। पी उल्टा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्द्रता, प्रकाश, वायु, तापमान।
ये शायद यार मैंने एनवायरनमेंट में पढ़ा था, नितिन सिंघानिया बुक में शायद। ये टेम्परेचर ऐसा कुछ होता है जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर में आई थिंक फीमेल होता है और कम टेम्परेचर में मेल, ऐसे कुछ करके। आई एम नॉट श्योर, काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए आजकल तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई 44 से विभाज्य है, 44 ही है ना, कॉमा कहाँ यहाँ पे है, 44 से विभाज्य तो के का मान बताना है। देखो 44 से विभाज्य तो यानी 11 और 4 दोनों से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए के को? 4 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 72 7 हो सकता है, 5 यहाँ पे हो सकता है, 6 हो सकता है क्या? नहीं, 6 नहीं हो सकता। तो भाई इसको करके देखना पड़ेगा। 2 और 1 3, अब 11 का नियम लगाओ। 2 और 1 3, 9 और 3 12 और 4 16। ठीक है, के और 7 और 2 9, तो 9 प्लस एक्स या के, सॉरी। ठीक है, इनका डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे अगर मैं 7 रख देता हूँ तो 9 7 16 हो जाएगा और इनका डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 कर्मचारी हैं, ये सब गोलाकार मेज, यानी कि गोलाकार मेज है एक भाई, और 7 कर्मचारी हैं टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अनिल राम और सोनू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। राम साहिल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो भाई साहिल है यहाँ, और साहिल के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? राम है। ठीक है, अच्छा, राम और सोनू दोनों का निकटतम पड़ोसी है अनिल, तो राम और सोनू, सोनू यहाँ नहीं हो सकता तो सोनू यहाँ बैठा होगा, और इनका निकटतम पड़ोसी कौन है? दोनों का अनिल। ठीक है, राहुल साहिल और सोहन दोनों का निकटतम पड़ोसी है। साहिल और सोहन का निकटतम पड़ोसी कौन है? राहुल है। तो राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? सोनू है। कोई क्वेश्चन है क्या ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जहां पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था, और पूर्ण स्वराज दिवस आपको कब मनाने के लिए कहा गया था? फैसला किया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसी के कारण आपका जो संविधान है 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया, उसके बावजूद 26 जनवरी को क्यों अपनाया गया उसको? क्योंकि पहला जो स्वराज दिवस था वो हमने मनाया था 26 जनवरी 1930 को। क्या पूछा है? कौन अध्यक्षता की थी, किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलान करना है इसका। जीवन कोशिका डीएनए का एक पूरी प्रति को संश्लेषित करता है। समसूत्री विभाजन कोशिका, ये साइंस का क्वेश्चन है भाई, इसको अभी के लिए स्किप करेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति 475 रुपये प्रत्येक की दर से 2 कुर्सी बेचता है, जिससे एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है। उसने 575 रुपये प्रत्येक की दर से दोनों कुर्सियों को बेचा होता, तो लाभ और हानि बतानी है। 475 रुपये प्रत्येक की दर से उसने 2 कुर्सियों को बेचा, एक पर 25% का लाभ, एक पे 20% की हानि। देखो एक बार 475 जो है ये 25% का लाभ, यानी कि 125% के बराबर है। तो 100% यानी कॉस्ट प्राइस निकालो। 5 पंजे 25, 5 चौक 100, 5 चौक 100 कह रहा हूँ। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 निम 45, और 5 पंजे 25, तो 4 पंजे 20, 4 निम 36, 38। तो भाई पहली वाली कुर्सी का आ गया 380 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दूसरी वाली कुर्सी 475 में बेची, 20% की हानि, यानी कि 80% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालनी। 20 पंजे 100, 20 चौका 80। तो पॉइंट में आएगा ये तो, देख लेते हैं ना, कोई नहीं। 5 पंजे 25, वैसे भी निकटतम पूर्णांक बोला है ना, तो देख लेंगे। 5 पंजे 25, और 5 सत्ते 35, 36 37। 5 पंजे 25, 5 5 सत्ते 35, 36 37, 3 5 चौक 20 और 3 23 बटे में 4, तो 4 6 24, सॉरी, 4 पंजे 20, 4 निम 36, 4 चौक 16, है ना। 4 6 मान लेता हूँ उसको, है ना मैं, क्योंकि निकटतम पूर्णांक तक पहुंचना है और वैसे भी ऑप्शन नज़दीक है नहीं। तो ये 594 रुपये हो गया दूसरी वाली का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये दोनों का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब दोनों को बेचना कितना है? 575 575 में, तो यानी कि 1150 रुपये इनका टोटल क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 1150 रुपये में बेचना है कितने रुपए की चीज़ को? 4 9 8 17, 5 3 8 और 1 9, 974 रुपये की चीज़ को 1150 रुपये में बेचना है, तो कितने का प्रॉफिट होगा ये तो पूछा है इसने। हाँ, तो 974 रुपये की चीज़ को 1150 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा भाई? 25 26, है ना, और 150, तो ये हो जाएगा आपका 176 रुपये का। इंटू 100 करेंगे तो भाई करो। 9 4 13, तो 4 से कट रहा है ये, 4 दूनी 8, तो इधर आया 4 चौक 16, और इसको 72 कर देते ना, 4 तिया 12 हो जाएगा।
मैं निकटतम वैल्यू तक जा रहा हूँ ना, अप्रोक्स तक। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 24 3 2 5, 4। इसको 2 बना देता हूँ है ना, क्योंकि 11 से कट रहा है। 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, तो ये 400 हो जाएगा। तो 22 दूनी 44, तो दूनी से कम है थोड़ा सा, यानी कि 20% से हल्का सा कम होगा, यानी कि 18% हो सकता है खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा स्मार्टली आपको चीज़ों को करना पड़ेगा। श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 6 लेकिन ठीक बाद 5 नहीं है? यानी कि आपको 7 देखने जिनके ठीक पहले 6 हो बाद में 5 ना हो, तो 6 7 देख लो आप पहले एक साथ। 6 7 कहीं है, 6 7 कहीं, ये रहा। इसके बाद 5 है क्या? नहीं, तो एक ये हो गया। 6 7 6 7 6 7 ये रहा। 5 है क्या? नहीं, एक ये हो गया। 6 7 ये रहा। 5 है क्या? तो ये नहीं हो सकता। तो दो ये पेयर ऐसे दिख रहे हैं ना। 6 7 6 7 देखो आप जल्दी जल्दी से। 6 7 6 7 6 7, तो दो ही ऐसे पेयर हैं जिसमें 6 7 के बाद 5 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी श्रृंखला के लिए ईसीआई मीडिया पुरस्कार मतदाता जागरूकता किस मीडिया संस्थान ने जीता? ऐसे भी पुरस्कार जीत सकता है हमारे देश का कोई मीडिया चैनल? धर्मेंद्र जी को मार दिया, बताओ यार। वो जिंदा है अभी, बताओ। एनडीटीवी, जी न्यूज़, दूरदर्शन, आज तक। तो दूरदर्शन जैसा, आजकल तो खैर वो भी अलग ही। खैर, दूरदर्शन जैसे उसको ही मिल सकता है अगर ऐसा कोई पुरस्कार मिला होगा तो। बाकी अगर किसी और को मिला होगा तो बहुत शॉकिंग हम सबके लिए। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी है? आवर्त और समूह कुल कितने हैं भाई? 18 और 7 होते हैं ना। आवर्त 7 होते हैं, आवर्त 18 होते हैं। आवर्त 7 होते हैं, समूह 18 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, तो वैसे भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए रट्टा मार सकते थे इसका। तो भाई ये क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का, तो इंटू का पहले करेंगे इसको हम। तो ये कितना हो जाएगा? 10 दाम 100, तो 1/5, 5 एकम 5, 2 10 20, 4 पंजे 20, तो 1/5 हो जाएगा, है ना। 4 पंजे 20 हो जाएगा। प्लस 4 चौक 16, तो ये 1/4 बचा, इंटू 10 है, तो 5/2 हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है ना। ये आपका 16 हो जाएगा ऐसे करके। 4 एकम 4 चौक 16, 2 4 2 पंजे 10, 5/2 प्लस। इसको देखो अब, 10 में से ये 6 अपॉन में 16 गुणा में 4। 4 चौक 16, 2 4 2 तिया 6, तो 3/2 हो जाएगा। तो 5 और 3 8, 8/2, 1/5 प्लस 8/2, तो 9 तो ये हो जाएगा 2 + 40/10, तो 42/10, यानी कि 2 पंजे 10, 21/5। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लेम को ऐसे लिखा जाता है, तो क्रीम को कैसे लिखा जाएगा? ब्लेम ब्लेम ब्लेम, बी का एन से संबंध है। बी का एन, बी का एन यानी कि 11 प्लस हो गया। डी से एल, तो 4 12 8 प्लस हो गया। यहाँ पे 23, तो फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन है, फर्स्ट से लास्ट का देख लो। बी और ओ 13, GHIJKL 7 और 5 YZA 3, तो फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन है, तो जल्दी जल्दी से ऐसे लिख लेते हैं इसको, है ना। पैटर्न ही चेक कर सकते हो आप जल्दी जल्दी से। और तो कुछ इसमें बाकी सब चीज़ें भी इसमें आप चेक ही कर सकते हो। अपोजिट दिख रहा है क्या कोई? नहीं, अपोजिट तो नहीं है। भाई 5 है तो दो दो गैप में बांट दो, जल्दी से चेक करो। बी से एन, बी से डी, BCD+2, ठीक है। LLMN+2, ठीक है। MNOEFG, ठीक है। ए से XYZA, तो -का 3 हो जाएगा। +2 माइनस, अब क्रीम को लिखना पड़ेगा ऐसे की री ठीक है। तो CDERST, तो TE आ जाएगा, ये ऑप्शन खत्म। और ABCMNO, ठीक है। ई में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, BCDE, तो टी बीच में ये आएगा, ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिवासी कला शैली सौरा चित्रकला, सौरा चित्रकला किस राज्य की बात कर रहे हैं? सौरा चित्रकला पहले ही पूछा जा चुका है। सौरा, तौरा आई थिंक आपका है उड़ीसा का सौरा चित्रकला। आई एम नॉट श्योर, देखेंगे इसको भी। स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु का रूप है? ये बहुत फेमस है ना,
आपको पता होना चाहिए, जो आपके स्टील के जो सिक्के होते हैं ना, कॉइन्स, वो भी सिक्के होते हैं स्टेनलेस स्टील के, जिसमें आयरन, निकल और क्रोमियम होता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी, आसान जागरूकता वाले सवाल आपके। और 1 डेढ़ मिनट बचा, जल्दी से कर लेते हैं। इनकी वर्तमान आयु का योग इतना है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना था। 6 वर्ष पूर्व यानी कि सब में से -6 -6 -6 कर देंगे तो 18 माइनस कर देंगे, यानी 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 3 2 5 और 1 6। 6 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है। सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 6 साल पहले सी की आयु कितनी हो जाएगी? 12 3 36 हो जाएगी। तो वर्तमान आयु यानी कि 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 42। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। करो भाई, इसको 1 मिनट रह गया, कर देंगे बिल्कुल। पी क्यू की बहन है, कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि वाई जेड की माता है? वाई जेड की माता है, तो पहले तो ये देख लेना, वाई ना फीमेल होना चाहिए। तो वाई एक्स, तो एंड किसको दर्शाता है? पी क्यू का पुत्र है, तो वाई क्या है? मेल है, तो ये नहीं हो सकता। ये क्या है? यहाँ पे है, तो पी क्यू की बहन है, तो वाई बहन है, इसको कर सकते हो आप। तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, एंड बीच में है ना इसमें, तो ये भी इसका भाई हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन बचे बस। जल्दी से करो। एक्स वाई, एंड का मतलब क्या है? पी क्यू का पुत्र है, तो एक्स क्या है? पुत्र है। एक्स पुत्र है किसका? वाई का। ठीक है। पी क्यू का पुत्र है, वाई का पुत्र है एक्स, और इसका मतलब क्या है? पी क्यू की बहन है, तो ये बहन है किसकी? जेड की। तो वाई जेड की माता है, तो वाई तो जेड की माता नहीं है, इसमें तो बहन है। तो ये भी खत्म हो गया। तो 3 ऑप्शन खत्म हो गए, एक ही ऑप्शन होना चाहिए आई थिंक। क्या हो गया? अच्छा। तो भाई टाइम ऑलमोस्ट हो चुका, हमने 92 क्वेश्चन अभी भी हमने अटेम्प्ट कर दिए। बाकी आज का पेपर यार काफ़ी स्पीड से करने के बाद भी ऐसा लगा कि टाइम, जबकि हमने शुरू के 20 30 क्वेश्चन के बाद ही काफ़ी स्पीड से चीज़ों को किया है, उसके बावजूद भी अच्छा खासा लेंदी पेपर था, है ना? अगर मैं आपको समझाता समझाते ही बहुत आराम से, जैसे कि हमेशा करता हूँ, ऐसा करता रहता तो बहुत टाइम हो जाता है इसमें। फिर भी मार्क्स अच्छा है ना? 6 ही क्वेश्चन गलत हुए हमारे, क्योंकि 8 क्वेश्चन हमारे जो साइंस के हमने स्किप किए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, वो क्वेश्चन। और बाकी यार देखो, इतने क्वेश्चन का ना, इतने मार्क्स का कोई तुक बनता भी नहीं है। एक्चुअल एग्जाम में आपके इससे कम ही मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी आपने देखा वो काफ़ी सारे क्वेश्चन ना रिपीटेड होते हैं। तो आप ऐसा ना सोचना कि इसमें ऐसा चल रहा है 80+ चल रहा है तो आप 80+ तक ही आप बहुत सही बेहतरीन चल रहा है ना? आपने देखा होगा एनटीपीसी का भी मैंने आपको बताया था, है ना? जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया तो उसमें आपके मेरे 75 के आसपास रह गए, हालांकि उसमें भी नॉर्मलाइजेशन के बाद 82 के समथिंग कुछ हो गया था, अच्छे मार्क्स हो गए थे, क्योंकि टफ शिफ्ट थी, है ना? बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे मेरे 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, तो क्योंकि करंट अफेयर तो मैंने पढ़ी नहीं रखी थी, बट जो जिसने पढ़ रखी थी उसके लिए भी वो नए क्वेश्चंस थे, है ना? तो इसीलिए वो सबके छूटे होंगे, मेरे क्या सबके छूटे होंगे, मैंने पढ़ा ना पढ़ा एक ही बराबर हो गया, है ना? तो वहाँ पे वो 75 मार्क्स बेशक आए, लेकिन वो भी बहुत अच्छे मार्क्स में काउंट हो गए। ठीक है। क्योंकि अब जब हम एनटीपीसी के ला रहे थे उसमें तो 85 तक भी आ रहे थे हमारे, 82 तक भी आ रहे थे उसमें, है ना? 83 84 85 के आसपास, 80+ ही जा रहे थे मार्क्स, है ना? बट वहाँ पे एक्चुअल एग्जाम में क्या हुआ, 5 से 7 नंबर कम आए, वो इस वजह से क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में इतने रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं होते जितने ऐसे यहाँ पे होते हैं मॉक टेस्ट में, है ना? यहाँ पे आप देखोगे कम से कम, मैं आपको बता दूं, कम से कम 20 22 तो सेम रिपीटेड क्वेश्चंस जीके जीएस के भी होंगे इसमें, जीके जीएस और साइंस वगैरह के 20 22 छोटी संख्या नहीं होती, ये 20 22 बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? और सीधे सीधे अब मैं कहूँ ना, जैसे 7 8 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो वर्ड बाय वर्ड एकदम सेम टू सेम इन्होंने छाप दिए होंगे, सेम टू सेम, है ना? वो भी रिसेंट की मॉक टेस्ट के। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट ना लगाओ, या इससे आप लगाना ही छोड़ दो मॉक टेस्ट। कहने का मतलब ये है कि ना तो आप इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो मार्क्स से, है ना? क्योंकि मॉक टेस्ट वगैरह जो रेगुलर मॉक टेस्ट लगा रहा है, स्पेशली जैसे टेक्स्ट बुक पे कोई रेगुलर मॉक टेस्ट लगा रहा है, तो उसको पता है इसके जो रिसेंट के मॉक टेस्ट हैं, सभी एग्जाम के जितने मॉक टेस्ट वो लगा रहा होगा, उन सभी के क्वेश्चंस ने घुमा फिरा के यहाँ भी दे रखे होंगे। तो बट ये ऑब्वियस सी बात है, ये स्वाभाविक बात है कि उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, है ना? क्योंकि उसने पिछले जो भी मॉक टेस्ट हैं वो लगाए हुए हैं, तो उस मॉक टेस्ट के जो भी गलत उसके क्वेश्चंस हुए होंगे, जो भी चीज़ें होंगी उसने एनालाइज की होंगी, चीज़ों को किया होगा उसने एनालाइज, तो वो सारे क्वेश्चंस को आते होंगे जो ऑलरेडी पहले मॉक टेस्ट में आ चुके हैं, है ना? तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मार्क्स इतने आ रहे हैं, बट एक्चुअल एग्जाम में इतने मार्क्स आना मतलब बहुत बड़ी बात। ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि बच्चों के आते नहीं हैं, आते भी हैं बहुत बच्चों के। तो और 80+, 80 से 85 तक ऐसा मत देखो, अब पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है ना? पेपर का लेवल ऐसा हो कि बहुत चीज़ें आसान है, जैसे साइंस वगैरह बहुत आसान पूछ ली गई, तो ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे उसमें कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, है ना?
या फिर पेपर का लेवल लेवल ऐसा पूछ लिया गया कि जीके जीएस तो पूछे ही पूछा अच्छा खासा, और साइंस का भी बहुत टफ लेवल पूछ लिया गया, तो उसमें सभी के कम आने। जैसे पिछली बार अगर आपने देखा हो ग्रुप डी का, ऐसा मैंने सुना था और पेपरों को देख के मुझे पता भी लगा कि मैथ्स का भी काफ़ी अच्छा लेवल आया था। आप मतलब रेयर बच्चे होंगे जो उसमें भी फुल फुल मार्क्स कर रहे थे। काफ़ी सारी शिफ्ट ऐसी थी कि बहुत अच्छे लेवल की शिफ्ट्स थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थी जिससे अच्छा लेवल था। पिछले वाले जो पेपर्स थे ना ग्रुप डी के, उनका काफ़ी अच्छा लेवल था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते 80+, आराम से आप टारगेट रख के चलो 80+ ला सकते हो आप। बट ये नहीं है कि आपके मॉक टेस्ट में अगर आपके 90 तक भी आने हैं, तो आप खुद अगर आप अच्छे से एनालाइज कर रहे हो अपने आप को और चीज़ों को देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि इस मॉक टेस्ट में, इन मॉक टेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें ना रिपीट करते हैं। इवन क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिपीट करते हैं। एक्चुअल एग्जाम में भी रिपीटेशन होती है, काफ़ी सारे PYQ रिपीट होते हैं, बट इतनी रिपीटेशन नहीं होती है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई भी देखने को आपको मिलती है ना, नए कॉन्सेप्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिलती है। तो सारी चीज़ें मिक्स होके कई बार चीज़ें, है ना, उतनी आसान नहीं लगती जितना यहाँ पे मॉक टेस्ट में लगती है ना। ठीक है, तो ये था। बाकी अगर आप एग्ज़ाम डेट की बात करें, है ना, अलग से वीडियो वगैरह बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। आपका भी टाइम ख़राब होगा, मेरा भी। तो आप सबको पता है कि फाइनल वर्डिक्ट आपका 12 नवंबर, आज 13 नवंबर है, 12 नवंबर को आपका फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है। जिसमें पहले भी मैंने इस चीज़ को आपको बताया था कि इस चीज़ में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सब आप लोग एग्ज़ाम दोगे, कोई भी बचेगा नहीं एग्ज़ाम से। और मतलब ऑब्वियस सी बात है, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि उसमें उतना पेच फंसने वाला कोई चीज़ थी भी नहीं, है ना। अगर मौका सबको मिल रहा है तो सबको दिया जाना चाहिए मौका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-2% चांस थे कि ITI वाले बच्चों के लिए अलग से स्पेसिफिकली, मतलब उनकी जीत हो जाती है, वो अलग से एग्ज़ाम, अलग से पोस्ट क्राइटेरिया बन जाता ITI वाले बच्चों के लिए। उसके चांसेस बहुत कम थे, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, बार बार कह रहा था आपको कि इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, आप सब एग्ज़ाम दोगे, सबके लिए वैकेंसी है, पढ़ते रहिए। ठीक है, वही सेम चीज़ हुई है कि आप सभी एग्ज़ाम देंगे, है ना। चांसेस कम ही है कि आगे जाके और मतलब आगे कहीं जाओ आप, सुप्रीम कोर्ट वगैरह या फिर जो भी चीज़ें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी यही कहा गया कि कैट वगैरह में ऐसा कुछ था, आई थिंक, है ना। इतना अपडेटेड मैं भी नहीं रहता इन चीज़ों से, तो ना ही आपको रहना चाहिए। ठीक है, अब एग्ज़ाम डेट के लिए बहुत बच्चे पागल हैं, कमेंट कर रहे हैं, पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो भाई एग्ज़ाम डेट कभी भी हो सकती है, और जितना ज़्यादा जल्दी होगी ना, मतलब एग्ज़ाम डेट जल्दी से जल्दी ही होगी मेरे हिसाब से, है ना। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि दिसंबर तक, खींच के मैक्सिमम जनवरी तक। अभी मैंने रिसेंटली भी, जब अभी शायद 3-4 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाया था, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि जनवरी से बाद जाने का चांस मुझे तो 0% लगता है, या 0.1% लगता है कि जनवरी के बाद आपका एग्ज़ाम हो, और दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके 90% चांसेस लगते हैं कि दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप तैयार होकर चलो, आपको बहुत टाइम मिल चुका है ग्रुप डी के लिए। आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे इतने टाइम से, है ना। तो अच्छे तरीके से अब उसमें लग जाइए, फाइनल टच उसको दे दीजिए, है ना। अब आपके एग्ज़ाम जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। कोई भी किसी भी तरह के कोई इशू होता है, कोई समस्या होती है, तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ हमेशा। ठीक है, अब इस बात पे आप लोग थोड़ा नेगेटिव मत कमेंट करिएगा, क्योंकि टाइम का इशू रहता है ना, इसलिए मैं आपके मैसेजेस के रिप्लाई भी काफ़ी लेट कर पाता हूँ कई बार। तो कई बार आपको तुरंत भी रिप्लाई मिल जाते हैं, है ना। टाइम का इशू होता है, इस वजह से चीज़ें ऐसी नहीं हो पाती, है ना। बाकी कोई भी इशू होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, इंस्टाग्राम पर आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम का जो लिंक है ID का, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे ये देखते हैं कि भाई उस पर शायद 80-82 फॉलोअर्स हैं, है ना। तो सोचते हैं कि यही अकाउंट है या नहीं है। इंस्टाग्राम वगैरह का आपने सुना भी होगा कई बार, मतलब आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कई बार कि मैं इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ों का नाम ज़्यादा लेता नहीं आपसे ना। मैं ये कहता कि आप वहाँ पे जाओ, फॉलो करो, ये सब चीज़ें उसका कोई फ़ायदा है नहीं। वो आपकी क्वेरीज़ के लिए, आपको पर्सनली बात करनी है, इसलिए अकाउंट बनाया गया है। ना ही मैं उसमें कुछ रील वील बना के डाल रहा हूँ या शॉर्ट्स बना रहा हूँ, इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए फॉलोअर्स बढ़ने का उस पर कुछ वो भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है कि क्यों ही बढ़ेंगे फॉलोअर्स। ठीक है, तो जो अगर आपको कोई बात करनी हो या कुछ मतलब आपकी क्वेरी वगैरह हो, काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। आप लोग भी अगर कुछ आपका जेन्युइन, है ना, अगर आपकी जेन्युइन क्वेरी रहती है, तो वो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम
चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।